नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइन देने वाली हूँ। और आज के इस गाइडेंस क्लासेज में आप सभी को बताया जाना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी में किस प्रकार से आप अपने निबंध के सारे पाठ को कंप्लीट करें कि आप अवश्य ही अधिकतम अंक प्राप्त करें। इस सीरीज के द्वितीय सीरीज में आज आप सभी को बताया जाना है कि आप अपने निबंध का मुख्य पाठ किस प्रकार से लिखेंगे। जी हाँ साथियों, आज के इस क्लासेज में आपको निबंध के मुख्य पाठ के संबंध में अवगत कराना है। पिछले क्लास में आप सभी को बताया गया था कि निबंध की शुरुआत कैसे करें, ठीक है। और आज की क्लास में मुख्य पाठ के बारे में बताना है। साथियों, सबसे पहले ध्यान रखें, मुख्य पाठ की शुरुआत निबंध का द्वितीय पैराग्राफ से होता है। जो निबंध का पहला पैराग्राफ होता है वो प्रथम पाठ होता है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। और ये ध्यान रखिए, प्रस्तावना का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, ठीक। और जो मुख्य पाठ है उसमें आप किसी भी प्रकार से हेडिंग नहीं डालेंगे, मुख्य पाठ, ठीक है। तो मुख्य पाठ आपका कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ में होता है। जी हाँ, 4 से 5 पैराग्राफ में। अब मुख्य पाठ को 3 उपभागों में हम बांटते हैं। जो प्रथम भाग होता है साथियों, वो संबंधित टॉपिक के हिस्टोरी पॉइंट से होता है, अर्थात ऐतिहासिक परिदृश्य से होता है। क्या उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा, और बहुत ही इसको आप संक्षिप्त में लिखते हैं। और जो मुख्य पाठ का द्वितीय पाठ होता है, ठीक, वो निबंध के जितने भी तथ्यात्मक आयाम होते हैं उसको आप लिखेंगे। और मुख्य पाठ का जो तृतीय पाठ होता है अर्थात उपभाग होता है, उसमें आप करंट से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण तथ्य विश्लेषणात्मक रूप से रखेंगे जो कि संबंधित टॉपिक से संबंधित है, ठीक है। तो जो मुख्य भाग है साथियों, वो 3 भाग में होता है। और इसका जो भाग सबसे छोटा भाग होता है अर्थात उपभाग होता है, वो होता है आपका हिस्टोरिकल। जो आप ऐतिहासिक बैकग्राउंड संबंधित टॉपिक के बारे में बताएंगे वो संक्षिप्त बताएंगे। एक प्रकार से आप हर एक काल का विभाजन करेंगे। जैसे मान लीजिए नारी की स्थिति, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की स्थिति अत्यंत ही उत्कृष्ट रही, लेकिन जैसे ही काल में परिवर्तन आया, ऋग्वैदिक काल होते होते नारियों की स्थिति में और भी दयनीय स्थिति होने लगा, जो चरम पर पहुंचा मध्यकाल में। लेकिन स्वतंत्रता के साथ नारियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया और वर्तमान में आज, और फिर जितने तथ्य हैं वो आप लिखना आरंभ कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में आप लिखेंगे। हिस्ट्री क्या था उसका। प्राचीन समय में हम देखते हैं कि पर्यावरण के समक्ष इतनी तमाम चुनौतियां नहीं थी, इतने रासायनिक खादों का प्रयोग हम कभी नहीं देखे थे, बल्कि प्राचीन समय में बिना खाद के ही उत्पादन किया जाता था। प्राचीन भारत में हम जब देखते हैं, मध्य भारत में हम देखते हैं, तो इस प्रकार से आप हिस्ट्रिकल पॉइंट जरूर डालेंगे। आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए निबंध की जब मैं जांच पिछले बैचेस के टेस्ट सीरीज में जब कर रही थी, तो मैं देखिए जब पर्यावरण से संबंधित टॉपिक आप सभी को दिया गया था, तो आप में से तमाम युवा हिस्टोरिकल पॉइंट बिल्कुल नहीं लिखे थे। क्या प्राचीन काल में पर्यावरण से संबंधित हिस्ट्री नहीं था, बल्कि समृद्ध था। तो जो प्राचीन भारत में पर्यावरण जो समृद्ध था वो सब लिखे, आप हर आयाम से लिखे। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से था, सामाजिक कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था, लेकिन ध्यान रखिए कम शब्दों में, अर्थात एक 4 से 5 लाइन या अधिकतम 8 लाइन में आप हिस्टोरिकल पॉइंट जरूर लिखेंगे। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे संबंधित टॉपिक का, तब तक आप प्रेजेंट का कैसे बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो उसको आप प्रस्तावित करेंगे। क्योंकि निबंध आपके व्यक्तित्व की जांच के लिए की जाती है, और आप किसी भी समस्या के निदान के लिए जब प्रस्ताव बनाते हैं तो उसके पहले का चरण भी देखते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, उसका क्या परिणाम होगा। सारे आयामों को सोचते हुए आप इस चीज़ को रखते हैं, प्रस्तावित करते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी को यही सलाह देना है कि आप सभी कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो पर्यावरण हो, राजनीतिक दल हो, लोकतंत्र हो, आत्मनिर्भर भारत हो, महिला सशक्तिकरण हो, पंचायती राज हो, या शिक्षा हो, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आपदा प्रबंधन हो, सभी ऐसे में आप हिस्टोरिकल पॉइंट अवश्य ही कम से कम
लाइन में लिखेंगे। प्रयास करेंगे एक छोटा पैराग्राफ हिस्ट्री उसका जरूर समायोजित करेंगे। इसके अभाव में साथियों आपका निबंध कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप इसको बहुत ज़्यादा शब्द देंगे। आपके पास शब्दों की सीमितता है, तो उस सीमित शब्द में ही आप अपने नॉलेज को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज का जांच नहीं है। आपके आगे जो रणनीति आप बनाने वाले हैं तो उसका बस झलक देगा, ये व्यक्तित्व का जांच है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं साथियों मुख्य पाठ का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में। साथियों मुख्य पाठ का जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका निबंध का सार, संक्षिप्तीकरण, आपकी भावना, आपके व्यक्तित्व का अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है, जिसके माध्यम से जांच किया जाता है आप संबंधित टॉपिक जब चयन किए हैं तो उसके बारे में कितनी आपको जानकारी है। इस पाठ से आपकी जानकारी का आकलन किया जाता है कि आप संबंधित टॉपिक पर कितनी जानकारियों को रखते हैं। तो यहाँ पर आप जितना हो सके हर आयाम उस संबंधित टॉपिक को लिखेंगे। और आयाम से तात्पर्य ये नहीं हुआ साथियों कि मान लीजिए आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ लिख रहे हैं तो गरीबी के बारे में एक पैराग्राफ लिख देंगे, बेरोजगारी के बारे में एक पैराग्राफ लिख देंगे, इसके बारे में आप मतलब गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय एक एक पढ़ना, कदापि नहीं। आप जितने आयाम है उसको कॉमा के माध्यम से लिखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी गागर में सागर को भरें। जी हाँ साथियों, आप सभी गागर में सागर को भरिए, और ये तब होगा जब आपके जो लेखन शैली है वो काफ़ी उत्कृष्ट हो। ठीक है, इसलिए साथियों आप सभी को मैं कहती हूँ कि यदि आप मुख्य परीक्षा भी हाल फिलहाल में नहीं दे रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बावजूद आप सभी अभी से निबंध से संबंधित तैयारी आरंभ कर दीजिए। क्योंकि जब तक साथियों सही दिशा में आप अपने परिश्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कहीं ना कहीं आप सभी अपनी रणनीति में सफल नहीं होंगे, अपने लक्ष्य को साकार नहीं कर पाएंगे। और यदि आप सही दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफल होते हैं। तो आप अभी से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि निबंध का ये जो मुख्य भाग का जो द्वितीय भाग है उसको कैसे आप लिखेंगे। अब हम आते हैं निबंध के मुख्य भाग के तृतीय उपभाग जो कि करंट से संबंधित होता है। साथियों करंट से संबंधित जो टॉपिक जो भी होता है, जैसे मान लीजिए पंचायती राज, तो पंचायती राज के संबंध में हाल में क्या क्या हुआ है, कहाँ चुनाव हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ पर कौन सी समस्याएं आई हैं, कहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हो, कि क्या सकारात्मक बात करंट से रिलेटेड आप टच करेंगे। इस भाग को ध्यान रखें, संबंधित टॉपिक को ही कवर अप करेंगे। ऐसा कदापि न लगे कि आपका कहीं पर भी लय टूट रहा है। पहले आप प्राचीन को उठाएं, उसके बाद आप अपने टॉपिक को पूरा कवर किया, फिर उसी कवर को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप वर्तमान आयाम को समायोजित करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। और साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने ऐसे स्किल को अवश्य ही डेवलप करेंगे। यदि आप मुख्य परीक्षा इस समय दे रहे हैं तो अवश्य ही हर वीकेंड पर आप सभी 2 से 3 निबंध अभी से लिखना आरंभ कर दें, ताकि एग्ज़ाम में आप सभी अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो साथियों 100% आप सभी हर वीकेंड एक निबंध जरूर लिखें। निश्चित रूप से साथियों यदि आप इस स्किल को डेवलप करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।